गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो कृषि आपको पता ही है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो 2/3 जनसंख्या है ना, यानी कि हम कह सकते हैं जो 70% जो लोग हैं वो यहाँ पर ये कृषि कार्य ही करते हैं। तो कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है ना। प्राथमिक क्रिया यहाँ जिसे हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, एक्टिविटी है। यानी आदि मानव के समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही है और आज तक भी है, क्योंकि हमें खाने के लिए अन्न चाहिए होता है। तो अन्न घरों में तो पैदा हम नहीं कर सकते हैं, या कोई भी मनुष्य है सभी अन्न पैदा नहीं कर सकते। तो एक विशेष व्यक्ति और विशेष जगह पर ही इसको पैदा किया जाता है। और तो खाद्यान्न के अतिरिक्त ही क्या है, हमारे जो बाकी उद्योग हैं उनको कच्चा माल भी देते हैं, है ना। जैसे और इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद भी हैं, जैसे कि हमारे चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये इत्यादि का भी हम निर्यात करते हैं, है ना। हमारे देश में ये इनकी जो पैदावार इतनी होती है कि हम इसको दूसरे देश में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, ठीक है। तो कृषि एक आर्थिक क्रिया भी है ना, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या को कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने जीवन यापन के लिए जो किसान हैं वो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसलिए ये एक आर्थिक क्रिया भी है और प्राथमिक क्रिया भी है। तो कृषि के प्रकार है हमारे देश में, ये हजारों सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। और आज के समय में इसमें क्या है, हम जो नई नई टेक्नोलॉजी का, इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो है खेती की जो प्रकार हैं वो जीवन निर्वाह से लेकर वाणिज्य तक की जाती है। यानी कि पहले समय में लोग सिर्फ अपने गुजारे के लिए यानी जीवन यापन करने के लिए ही कृषि करते थे, लेकिन अब ये बड़े स्तर पर की जाती है, जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बनाती है। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है अभी भी देश के कुछ भागों में की जाती है। इसमें क्या होता है कि इस कृषि में जो भूमि के जो छोटे टुकड़े होते हैं उन पर पुराने औजारों से खेती की जाती है, और इसमें जो श्रमिक होते हैं वो कोई बाहर से नहीं लाए जाते, वो परिवार या अपने समुदाय के ही होते हैं। इस प्रकार ये जो कृषि है वो किस पर निर्भर रहती है, बारिश पर यानी मानसून पर। और मिट्टी की जो उर्वरता है, यानी कि जो मिट्टी की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो यानी कि नेचुरल ही होती है। आज की तरह हम उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते थे। जो हमारी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि थी तो सब कुछ प्रकृति पर ही निर्भर था, यहाँ तक कि पानी, खाद, मिट्टी, इसमें हम अपने कोई भी नई तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करते थे। यही कहने का मतलब है कि हमें एनवायरमेंटल जो सिचुएशन थी उस पर डिपेंड रहना पड़ता था कि बारिश होगी तो फसल होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली, यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि जो कृषक यानी जो किसान होते हैं ज़मीन के टुकड़े को साफ करके उन पर क्या करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज या अन्य खाने वाली फसलों को उगाते हैं। जब क्या होता है कि जब मिट्टी की जो उर्वरता है, यानी जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है तो किसान क्या करते हैं, उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वो अपनी खेती के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। तो कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते थे, यानी कि उनको इस टेक्नोलॉजी का भी इतना ज्ञान नहीं था, तो इस तरह से वो कृषि के इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती थी, है ना, क्योंकि वो बार बार जाते थे, भूमि के टुकड़े को बदलते रहते थे। अभी भी देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, लेकिन उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है।
मणिपुर में इसे पामरू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आता है तो वहाँ कौन सी खेती होती है? दीपा। ठीक है, तो इसको हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को वहाँ दीपा कहा जाता है। अब झूम जो है वो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में इसे कोनुको, ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में मसोले, ठीक है, इंडोनेशिया में इसे लदांग और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। अब ये सिर्फ बाकी देशों में ही नहीं, भारत में भी यहाँ इस खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में इसे बेबर कहा जाता है या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वॉलरे या वॉल्ट्रे और हिमालयन क्षेत्र में इसे खिल और झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसे झूमी कहा जाता है। तो इस तरह से हम इस खेती को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब यहाँ पर एक आपको एक केस दिया गया है, वहाँ पर इसको पढ़ते हैं। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नई भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। तो हमने देखा कि रिंझा का जो परिवार है किस प्रकार की कृषि कर रहा है, यानी वो भी झूम खेती ही कर रहा है, कर्तन एवं दहन प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। तो इन फसलों में कौन कौन सी, इस कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गेहूँ है उसको हम उगा सकते हैं, यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए लोगों को जो है गेहूँ तो उगाना ही है। अब हम गहन जीविका कृषि पढ़ेंगे। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो है गहन श्रम भी यानी परिश्रम भी होता है और उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों या सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले की तरह नहीं है कि जो सी हमें प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता था, तो यहाँ हम रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों यानी खेतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। कि लोगों के पास जो भू स्वामित्व था यानी कि भूमि पर अपना स्वामित्व था, तो क्या करते थे लोग, अब उनके जब आगे आने वाली पीढ़ी है तो उसमें वो जोतों के जो आकार हैं, खेतों के जो आकार हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। तो अब सभी चाहते हैं कि हमारे खेत पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, तो इस तरह से जो कृषि भूमि है उस पर अधिक दबाव होने लगा है। अब आगे हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख लक्षण क्या है कि इसमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस चीज़ में करते हैं कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, यानी कि जो हमारे जो सीड्स हैं वो हमारे हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, यानी अधिक पैदावार करने वाले होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए होती हैं। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कहें तो वो हर स्टेट्स में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम कहें हरियाणा और पंजाब में चावल जो है वो वाणिज्य की एक फसल है, यानी हरियाणा और पंजाब में चावल अधिक होता है जिसको कि हम आगे इंपोर्ट कर सकते हैं। परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, यानी कि उड़ीसा में ज़्यादा चावल नहीं होते हैं, केवल उतने ही चावल होते हैं जिससे कि उनका गुजारा हो सके। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे